देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सेंटर से एक उनका जो अनाउंसमेंट है, जो रिहायशी जिन्होंने अपना छोटा सा आशियाना बनाया है, 2 मरल 3 मरल 4 मरल 5 मरल पे, उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। उनकी जो लैंड है वो उन्हीं के पास रहेगी। उनका जो छोटा सा आशियाना है, नरेंद्र मोदी जी की कोशिश ये रहेगी उनका जो छोटा सा आशियाना है उसको बड़ा बनाने की, न कि उनसे वो लेने की। तो जिनके पास 60 कनाल है, जिनके पास 50 कनाल है, जिनके पास 10 कनाल है, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। उन लोगों ने उसको ऑक्यूपाइड किया हुआ है, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी, वो पब्लिक के पास जानी ही चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि हम उस पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरी लैंड है, चाहे 1 कनाल की है या आधी कनाल की है या 10 कनाल की है, उस पर कोई कब्जा करेगा, मैं वो बर्दाश्त करूंगा? कभी नहीं। तो ऐसे ही जो वो गवर्नमेंट लैंड्स है वो वापस देनी है। वो गवर्नमेंट की लैंड नहीं है। जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। दैट मीन्स वो हमारी प्रॉपर्टी है। हमें, आई थिंक, मुझे ये लगता है कि हमें उसका पूरा सहयोग करना चाहिए। पूरा पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पे आए। आपने अपना कीमती समय निकाल के आप यहां पे आए। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूं, तो उनकी नीतियों का लगातार जो है प्रचार करता हूं। और 23 अगस्त 2001 को जो मैंने श्रीनगर से दिल्ली जाने की पहल की थी बाई फीट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने के लिए, तो उसके बाद लगातार जहां पे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात आती है, चाहे पंजाब में उनकी सिक्योरिटी चूक की बात आती है, चाहे कोई भी बात आती है, तो सबसे पहले फ़हीम नज़ीर शाह वहाँ पे खड़ा मिलता है। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस या जेकेपी या किसी आम व्यक्ति की किलिंग होती है बाय टेररिस्ट, तो सबसे पहले वहाँ पे फ़हीम नज़ीर शाह खड़ा मिलता है। तो आज मैं फ़तेहगढ़ के इलाके में आया हुआ हूँ, बारामूला फ़तेहगढ़ के इलाके में। तो यहाँ से मुझे इनविटेशन मिला था, और जैसे ही मैंने ये फ़तेहगढ़ का इलाका एंटर किया तो मुझे लगा कि मैं 90s के किसी बिजड़े हुए इलाके में एंटर हुआ, क्योंकि यहाँ की जो सड़कों की हालात और यहाँ का जो डेवलपमेंट, मुझे लगता है कि ये अभी भी 90s के साथ है। आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस फ़तेहगढ़, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है कि डिजिटल इंडिया बनाने की, डिजिटल भारत बनाने की, मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं होगा कि डिजिटल इंडिया किसे कहते हैं, डिजिटल भारत किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ की हालात ऐसी है। मेरी ये गुजारिश रहेगी, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द यहाँ की सड़कों पे तवज्जो दिया जाए, और जल्द से जल्द इस गांव की डेवलपमेंट होनी चाहिए। जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को भी पता चले कि डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब है, वो भी कोई सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो अब जो हमारा 26 जनवरी 2023 को जो मैं रोड शो कर रहा हूं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के फेवर में, श्री नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में, ताकि अगर हमें देश को बचाना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फिर से लाना है। यह अखंड भारत यात्रा होगी, इसमें पूरा भारत जुड़ेगा, और इसके साथ साथ दुश्मन देशों को और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ देश का बच्चा बच्चा है। देश का हर एक नागरिक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हुआ है। तो इसीलिए आज मैं यहां पे आया और यहां के लोगों को कहा कि मेरा मिशन क्या है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या क्या, करप्शन खत्म हुआ, आतंकवाद सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो आतंकवाद थी, आतंकवाद खत्म हुआ, जेकेपी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो जॉब्स है उनकी जानें सिक्योर हुई बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की वजह से। और इसके साथ साथ कि पूरा जो देश है वो डेवलपमेंट की ओर चल रहा है, और पूरा देश जो है वो काफी आगे जा चुका है, क्योंकि दूसरे देशों में अभी अगर हमारे देश का सर फक्र से ऊपर है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर की साहब की वजह से। और इसके साथ साथ आप स्कूलों की हालत इससे पहले देखो, चाहे जितनी भी सरकारें रही हो, अभी हर एक स्कूल में जो है, हर एक स्कूल में कंप्यूटर लैब है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो
कोई हायर सेकेंडरी हो, चाहे कोई हाई स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात ही तो अलग है। वहाँ पे बड़ी बड़ी लैब्स है। अब मैं छोटे स्कूलों की बात करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वजह से। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, आप देखो मेडिकल, एक जहां पे हर किसी के घर में कभी ना कभी तो कोई बीमार होता ही होता है। इससे पहले जब हम जाते थे तो काफ़ी लाइनें लगती थी, काफ़ी हमें वेट करना पड़ता था डॉक्टर्स का, उसका इसका। लेकिन अभी के दौर में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साहब के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास एक ब्लाइंक चेक रहती है जो 5 लाख की है, वो है आपके पास गोल्डन कार्ड। जैसे ही आप एडमिट हो जाते हो, उसके बाद जितना भी ट्रीटमेंट है वो गोल्डन कार्ड पे आपका स्टार्ट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वजह से। और तीसरा, लाडली बेटी, क्योंकि जब अभी बेटी ने जन्म नहीं लिया होता था तो बाप इस फिक्र में पड़ जाता था कि आने वाले वक्त में मैं कैसे अपनी बेटी की परवरिश करूंगा, शादी करनी है, पढ़ाना है, लिखाना है वो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लाडली बेटी स्कीम निकाली, जिसके थ्रू जैसे ही आपकी बेटी आपके घर में जन्म लेती है या बेटी हमारे घर में जन्म लेती है, उसके आधार कार्ड बनने के बाद ही उसका जो अकाउंट है लाडली बेटी के थ्रू ओपन हो जाता है। और उसको गवर्नमेंट से लास्ट में, जब वो 22 साल की हो जाती है, जब वो इस काबिल बन जाती है कि वो अपना सही और गलत का फैसला कर सकती है, उसके बाद उसे 8 से लेकर 10 लाख रुपया मिल जाता है। वो गवर्नमेंट उसको देता है, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जेके बैंक के साथ कोलैबोरेट करके वो नरेंद्र मोदी जी उनको दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप नरेंद्र मोदी कर्जा मुक्ति स्कीम देखो, क्योंकि इससे पहले न जाने कितने सारे लोगों के लोन थे जो ये सोच रहे थे कि हम लोन चुका दे या अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे थे। क्योंकि हर किसी को पता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफी बैंक्स का हाई रहता है। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम निकाली, कर्जा, प्राइम नरेंद्र मोदी कर्जा मुक्ति स्कीम। उसके तहत आप जेके बैंक का ग्राफ चेक कर लो, उसके तहत कितने लोगों ने पैसे भरे। फॉर एग्जांपल, किसी का 1 लाख रुपया लोन था, उसको 10 या 20 हजार रुपया भरना पड़ा। जो भी उसका इंटरेस्ट था वो सब माफ हुआ, और जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट था उसका भी तकरीबन 70-80% छोड़ दिया गया, और उसको 15 to 10 to या 20% भरने पड़े, और उसको बाज़ाब्ता तौर पे बैंक से एनओसी मिली। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने चाइना के बॉर्डर पे अगर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी है, चाइना के फौज के साथ सीना ठोंक के खड़ी है, उसकी सबसे बड़ी वजह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब है। क्योंकि लेटेस्ट वेपन्स हमारे पास अभी है। रफाइल के दावे कांग्रेस ने किए, लेकिन रफाइल नहीं आया। रफाइल के नाम पे बहुत बड़े स्कैम्स हुए, जैसे आप सबको पता है, लेकिन रफाइल नहीं आता था। लेकिन जैसे ही 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कमांड संभाली, रफाइल भी आया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आई। तो इसी चीज के लिए मैं यहां पे आया था कि फतेहगढ़ के इलाके में, बारामूला फतेहगढ़ के इलाके में, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीतियों का जो प्रचार मैं कर रहा हूं, लोगों में अवेयरनेस फैले कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं। और जो मैं रोड शो कर रहा हूं 26 जनवरी 2023 को, उसका हिस्सा बने और दुश्मन देशों को, साथ ही साथ पूरी दुनिया को दिखाए कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरी देश और पूरी जनता खड़ी है। यह है अनऑफिशियली या ऑफिशियली, अगर कहीं पे भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्म की राजनीति की होगी तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। कांग्रेस का जो राहुल गांधी का बेड़ा गर्क हुआ है, राहुल गांधी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो कम बैक कर सके। अब राहुल गांधी के पास एक ही ऑप्शन था कि वो था भारत जोड़ो, लेकिन राहुल गांधी उसमें भी भारत तोड़ो की बातें कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी की जो भारत यात्रा है, के घर में अफराद है, उनको तो मिल रहा है ना, उनको तो मिल रहा, ऐसा नहीं है ना उनको भी बंद किया गया है। जो आपके फैमिली मेंबर्स है, जो राशन कार्ड पे जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स है, उन सबको मिलता है बात की। तो मुझे लगता है कि जो छोटा बच्चा होता है ना, ही नीड्स अ मिल्क, वो खाना नहीं खाता है। जब तक उसका आधार कार्ड बनेगा ना, वो उस लेवल पे पहुंचेगा, उसका राशन कार्ड पे नाम आएगा और ये इंश्योरेंस है कि उसको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है ना कि छोटे बच्चे को जब तक उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा, दैट मीन्स वो गवर्नमेंट को वो जनजाति में नहीं आता है जब तक उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा। जैसे ही उसका आधार कार्ड बनता है उसके बाद वो जनजाति में आ जाता है, वो काउंट हो जाता है
पॉपुलेशन के साथ वो काउंट हो जाता है। के नाम पे न जाने कितने स्कैम्स हुए हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट की मैं बात करूंगा, सिक्योरिटी पे कितना सारा खर्चा आता था। वो अगर इस बात के दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, उनको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? ये तो कश्मीर उन्हीं का है ना, जम्मू कश्मीर तो उन्हीं का है। मैं भी तो रह रहा हूं जम्मू कश्मीर में, मेरा भी तो जम्मू कश्मीर है, मैं भी तो श्रीनगर से हूं। मैंने तो सिक्योरिटी नहीं। देखो, उन्होंने तो कश्मीर का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप देखो कि कौन सा थ्रेट है? किस, आप मुझे एक मिसाल दे दो, किस लीडर को आज तक किसी ने उस पर गोली चलाई होगी? आप एक मिसाल दे दो किसी लीडर की। फारूक अब्दुल्ला पे चली, उमर अब्दुल्ला पे चली, महबूबा मुफ्ती पे चली, गुलाम नबी आजाद पे चली, या सज्जाद गनी लोन पे चली? जिसको सिक्योरिटी की नीड है उसको बाज़ाब्ता तौर पे सिक्योरिटी दी जा रही है। ऐसा नहीं है, मैं जहां से बिलोंग करता हूं वहां पे भी एमएलए, एक्स एमएलए एनसी के है, उनके पास तो है, उनसे तो नहीं ली गई। उनके पास तो है, उनसे तो नहीं। या मैं जहां से बिलोंग करता हूं वहां पे एक कांग्रेस का वर्कर है जिसको थ्रेड कॉल्स मिली है, उसके पास तो सिक्योरिटी है, जिसको नीडेड है उसको दी जा रही है। बाकी जो इनका राज चल रहा था, ये छोटे से वर्कर को उठाते थे और सिक्योरिटी देते थे, वो खत्म हुआ क्योंकि उस पर पैसा वेस्ट हो रहा है। तो जिसको जरूरत है उसको देनी है, जिसको जरूरत नहीं है पैसा क्यों वेस्ट करना? आपको लगता है, आपको पता है कि कितना सारा पैसा जो है वो सिक्योरिटी के पीछे जाता है? कितनी सारी गाड़ियां, कितना सारा तेल, कितने सारे पुलिस, कितनी सारी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व फोर्स या जेकेपी, आपको इस बात का इल्म सभी को होगा कि कितना जाता है। देखिए, इलेक्शंस तो होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन इलेक्शंस तब होने चाहिए जब माहौल ठीक होगा। अभी आई थिंक कश्मीर का ऐसा माहौल नहीं है कि एंगल से कह रहा हूं कि वो आतंकवाद की बात मैंने की, आतंकवाद खत्म हुआ, आतंकवाद जो है ना 0% है, वो मैंने उस एंगल से बात की। इलेक्शंस के लिए हालात क्यों नहीं ठीक है? इलेक्शंस के लिए हालात इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर कोई भी बंदा यहां पे बीजेपी के साथ खड़ा हो या ओपनली आ जाएगा, उसको जो है ना, उसको शाम को थ्रेड मिलेगा, उसको जो है ना, उसको मार दिया जाएगा। तो इसीलिए जब तक ये माहौल, जो कुछ गिने चुने अब लोग हैं, जब तक उनको भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और हमारी जेकेपी ठिकाने नहीं लगा देगी, तब तक के लिए इलेक्शंस करना ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मीडिया सोर्स के हवाले से ये बात है कि पहले डीडीसी इलेक्शन हो गया, बीडीसी या कोई और इलेक्शन, तो उसके बाद बीजेपी सोचेगी कि हम असेंबली इलेक्शन लड़ेगी कि नहीं, ये कहां तक सही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी पहले देखेगी डीडीसी या बीडीसी इलेक्शंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी इलेक्शंस तब करा देगी जब कश्मीर का माहौल ठीक रहेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा, अगर कोई भी बंदा बीजेपी के साथ खड़ा होता है तो शाम को या तो उसको मार दिया जाएगा या तो उसको थर्ड कॉल मिलेगी। जब तक यह माहौल सेट नहीं होगा, हर कोई एक कैमरा के चाहे कैमरा के सामने, चाहे भीड़ में, चाहे कहीं पे भी, वो प्राउडली जाना चाहिए, उसको किसी बात का डर नहीं रहना चाहिए। तब तक के लिए मेरे ख्याल से इलेक्शंस होने जरूरी नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये जो लास्ट जो सरकारें यहां पे रही है, चाहे साहिब हो या साहिबा की हो, इन्होंने, आप कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता था। आप जैसे कि मतलब इन्होंने खाली अपने घर बने, 3-3 हाथों से इन्होंने लूटा जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर की आवाम को। टैक्सेस हम पे करते हैं, पैसा कहां से आता है, सैलरी कहां से जाती है, वो आम लोग टैक्स पे करते हैं। उस टैक्स को लूटा गया, स्पोर्ट्स घोटाला किया गया। तो मैं चाहता हूं, मेरी है और सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार आनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी की हो या किसी और की हो, ऐसी सरकार आनी चाहिए जो लोगों के फायदे की बात करे, जो लोगों को फायदा दे।